हमारे शादी में जो हमें गोल्ड मिला था तो वही मेरे पास था, एक असेट कैपिटल करके यूज करो बिजनेस चालू करने के लिए। लेकिन इतना वक्त की बात है कि हम लोग हॉस्पिटल में थे तो उस टाइम में घर में चोरी हो गई। ये इंडस्ट्री 4.0 अगर 10 से 50 लोगों की कंपनी है तो उसमें अगर इम्प्लीमेंट करना है तो रफली क्या कॉस्टिंग बैठेगा? मोटा मोटी अगर हम देखा जाए तो एक 50 मशीन का प्लांट है, रफली 40 से 50 मशीन, ₹1 के खर्चे में वो प्रोजेक्ट हो सकता है। 10 मशीन के नीचे वाले आदमी के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या गाइड हो सकता है कि वो आज से शुरुआत करेगा तो 5-6 साल बाद ऑटोमेशन के लिए अडॉप्ट कर पाएगा? आपकी रिक्वायरमेंट को पेपर पे लिखना, स्टडी करना। चलिए कोई ऑटोमेशन प्रोवाइडर आ गया, उसने सपोज फ्री ऑफ कॉस्ट भी किसी को लगा के देने के लिए तैयार, तो आपको ये तो पता चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, आपके RFQs तो क्लियर चाहिए। एज अ फर्स्ट स्टेप वी कैन से कि जो प्रॉब्लम आ रहा है वो पहले लिखिए आपको क्या सॉल्व करना है इससे। एज पर मशीन टेक्नोलॉजीज इंडिया में सब अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल, सो वी आर एट पार। हाँ, जो अवेलेबल नहीं है वो है कल्चर बिल्डिंग का सबसे बड़ा चैलेंज आज इंडिया में, जो मैच नहीं करता यूरोप के साथ या जापान के साथ। आज शॉप फ्लोर में गए बराबर आपको डिफरेंस पता चलेगा। कल जाके कोई प्रोडक्ट ऑटोमोटिव में गया और उससे किसी का एक्सीडेंट हुआ और कुछ फेलियर आया। आज कोई मेडिकल के लिए कुछ पार्ट सप्लाई कर रहे हैं, उसमें कोई कंटेमिनेशन हुआ, किसी बच्चे का टॉयज बना रहे हैं, टॉयज इंडस्ट्री में हाथ कट गया। सच अ बिग एंड हेवी क्लेम्स, वी हैव टू बी रेडी विद द सपोर्टिंग एंड डेटा। इट्स नॉट सिंपल, दैट टाइम हैज गॉन। वेलकम एवरीवन। आज हम मिलेंगे एक ऐसे एंटरप्रेनर से जिन्होंने एट द स्टार्ट एज अ मशीन ऑपरेटर भी काम किया हुआ है एंड देन लेवल अप करके आगे जाके खुद की एक एंटरप्राइज चालू की। स्टार्टेड फ्रॉम सर्विसेज, देन शिफ्टेड इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड नाउ ही ऑल्सो डेवलप्ड ऑटोमेशन इंडस्ट्री 4 solutions. So I welcome Mr. Ajay sir. So Ajay sir, welcome here. तो शुरू हम ऐसे करें कि आपके पर्सनल जर्नी से करें। आप गोल्ड मेडलिस्ट से पॉलीमर इंजीनियरिंग में। सो ये पॉलीमर इंजीनियरिंग का आपका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं, लेकिन उस टाइम में पॉलीमर इंजीनियरिंग बहुत नया था, तो आप पॉलीमर इंजीनियरिंग में कैसे आए? नमस्कार, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं कुंभोजकर प्लास्टिक को 50 साल कंप्लीट किए, और रिलायंस का भी आई थिंक 25 साल का जर्नी आपका कंप्लीट हुआ है, उसके लिए भी आपको बहुत सारी बधाई है। और वीके पॉलीमर्स और कुंभोजकर जी का नाम ये जो है पहले से हम लोग प्लास्टिक्स के साथ अटैच्ड है, और ये एक ही है प्लास्टिक इंडस्ट्री एंड कुंभोजकर APP और यहाँ का इंडस्ट्री ये एसोसिएट है। तो सबसे पहले तो मैं मेरे बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। श्योर सर। मैं बेसिकली अमरावती डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है सोनगांव करके, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो फैमिली है एक फार्मर बैकग्राउंड है। मुझे नहीं लगता कि हमारे पिछले 10 पीढ़ियों में किसी ने कभी नौकरी की है या जॉब किया है या बिज़नेस किया है, बिकॉज़ एग्रीकल्चर और फार्मिंग यही इतना ही हमारा बिज़नेस रहा है। तो मेरा जन्म गांव में ही हुआ है, तो गांव में हमने सब खेती रिलेटेड जो था इतना ही था। और हमारे यहाँ एक फ्लोर मिल था जो हमारे फादर चलाते थे गांव में, जिसको हम आटे की चक्की बोलते हैं। मतलब गांव में एक ही फैक्ट्री थी, उसको फैक्ट्री बोलूँगा मैं आज की डेट में, बिकॉज मशीनरी वॉज इन्वॉल्व। एंड गांव का पूरा जो आटा है उसी से पिसा जाता था। तो वो मेरे लिए एक इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड बोलूँगा मैं उसको, एक बिज़नेस बोलूँगा उसको, और बहुत सारे लेसन मुझे उससे आए। और गांव में हमारा मतलब फैमिली में हम 5 भाई बहन थे और पेरेंट्स, और छोटा सा गांव। तो वहाँ पे हमारा जो फैमिली का जो उदर निर्वाह है, जो हमारा डेली नीड्स है, वो फार्मिंग इनकम से ही पूरा होता था। और एक छोटा सा बिजनेस था जो मैनेज करके हमने हमारे एजुकेशंस और ये सब सारी की है। तो मैंने बचपन से जो देखा है वो है कि फार्मर के जितना रिस्क टेकिंग एबिलिटी आज दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। आज जो लोग बोलते हैं इंडस्ट्री के लिए करेज चाहिए, फोकस चाहिए, हिम्मत चाहिए, ड्रीम चाहिए, एक फार्मर ऐसा है इस दुनिया में, वो इंडिया का हो, महाराष्ट्र का हो या वर्ल्ड का हो, जो बीज बोता है एक होप रख के कि बारिश आएगी और इससे ग्रो होगा और उससे इनकम आएगा, और ये सब पूरा होप पे रहता है। और ऐसा बहुत बार होता है कि वो सब वैसा होता नहीं है, ड्रॉट होता है बहुत सारा। तो इतनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है वो एक किसान से ज़्यादा दुनिया में मुझे लगता है किसी के पास नहीं है। तो आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट टू बॉर्न इन द फार्मर फैमिली एंड इन अ विलेज। सो वो जो करेज है बिजनेस के लिए जो लगता है वो मेरे DNA में बाय डिफ़ॉल्ट है।
तो रहा बात पॉलीमर का, तो मैंने जब भी ऐसा कुछ मतलब 10वीं तक की पढ़ाई मेरी गांव में हुई है, तो उस टाइम में मुझे ऐसा कोई विजन नहीं था। टाइम टू टाइम विजन बदलते गए, टाइम टू टाइम सोच बदलती गई, टाइम टू टाइम इंस्पायरेशन, अलग अलग लोगों से अलग अलग इंस्पिरेशन मिला, अलग अलग नॉलेज मिला। उससे वो ड्रीम और एम और सब सारा होते गया, मतलब बदलता रहा है। मैं Right. ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं बचपन से चौथी पाँचवीं 10वीं क्लास में मैं मुझे ये पता चला कि भाई मुझे प्लास्टिक इंजीनियर होना Right. है। ऐसा मेरे पास कुछ नहीं था, बहुत लिमिटेड इनकम था। 10वीं पास करने के बाद सोचा कुछ तो करेंगे, तो पहले से ही मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, बिजनेस ही करना चाहता था। गांव का बिजनेस जो था उसमें एक लिमिटेड इनकम था और उसका लिमिटेड शेल्फ लाइफ था, तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने सबसे अच्छा आसान तरीका जो सोचा वो था कि कुछ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया जाए। तो 10वीं के बाद अच्छा फर्स्ट क्लास में पास हुआ, तो ITI होता है, गवर्नमेंट का एक उपक्रम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग Right. इंस्टीट्यूट में। तो उसमें एक प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर का एक कोर्स है 1 साल का। Okay. तो वो कोर्स मैंने मेरे एज के 17 ईयर्स में कंप्लीट किया। Okay. तो वहाँ से मैं 17 साल की उम्र में मैंने ITI पास किया, और वहाँ से फिर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि आगे क्या करना है, क्योंकि मैंने 12th किया नहीं था, 10वीं के बाद ही ITI किया, तो मेरे पास कोई ऐसा इंजीनियरिंग का कुछ ऑप्शन तो था नहीं। Right. तो ITI करके मैंने एक इंडस्ट्री ज्वाइन की, आप जानते होंगे, जेजू प्लास्ट करके हाँ. कंपनी थी अपने यहाँ पुणे से जेजू. नज़दीक। लेकिन मेरा एज भी कम था, तो फिर वो बहुत सारी मुझे दिक्कतें आई। सिलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन दिक्कत ये थी कि मेरा एज लेस देन 18 था। थोड़ा बहुत काम किया, फिर वापस कैंपस इंटरव्यू हुए हमारे ITI से। फिर वो कैंपस इंटरव्यू से कैप्रियंस इंडिया लिमिटेड करके नासिक में एक बड़ा कंपनी है जो PVC कैलेंडरिंग प्रोसेस में सिंथेटिक रेजिन्स बनाता है। मतलब हम जिस पे बैठे हैं ये सिंथेटिक रेजिन्स जो है वो कैप्रियंस इंडिया लिमिटेड बनाता है। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे फिर जाने के बाद जो मेरे ITI के कलीग्स थे, बहुत सारे लोगों ने BSc किया था, बहुत सारे लोगों ने डिप्लोमा फेल थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे करके, किसी ने एज अ ऑप्शन करके ITI करके फिर उन लोगों ने ज्वाइन किया था। तो ऑलमोस्ट आई वॉज द यंगेस्ट वन अमंग ऑल द टीम। हम जो 8-10 लोग सिलेक्ट हुए थे। फिर मैंने वहाँ ज्वाइन करने के बाद मुझे सेम प्रॉब्लम आई, अगेन मेरा एज कम है। फिर मुझे काम नहीं करने देते थे इंडस्ट्री में, मुझे बोलते थे कि आप ITI में जाके वो अप्रेंटिस करो, ट्रेनिंग करो, तो काम अलाउड ही नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत मैंने वहाँ पे जो सीखा, और उससे मुझे इतना तो समझ में आया था कि ITI के बेस में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस नहीं डाल पाऊंगा, बिकॉज बहुत सारे कंसर्न थे। इंग्लिश बोलना नहीं आता था, टेक्नोलॉजी समझने के लिए दिक्कत थी, बिकॉज एक 10th मराठी स्टैंडर्ड में पढ़ के 1 साल का ITI करके वो सब लेवल मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कर नहीं पाऊंगा, आगे ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं पाएंगी। तो 1995 में मैंने फिर प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का एक डिप्लोमा कोर्स है, फिर वही ज्वाइन किया। बिकॉज मेरा ITI प्लास्टिक्स में था, मैंने एज अ ऑपरेटर प्लास्टिक्स में काम किया था, तो मैं चाहता था फिर मैं इसी थीम को कंटिन्यू करूँ। और तब तक मुझे इतना समझ में आया था कि प्लास्टिक हैज़ अ फ्यूचर, क्योंकि सब जगह प्लास्टिक रिप्लेस हो रहा था। मेटल के पार्ट है, एल्यूमिनियम के पार्ट से, बहुत जगह प्लास्टिक्स के पार्ट ऑटोमोटिव में है। मतलब उस टाइम में इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं अगर 2 व्हीलर देखूँ या कोई कार देखूँ तो प्लास्टिक्स दिखने लगा था। हाँ. गांव में था तभी मुझे इतना ही समझ में था कि चप्पल आती है प्लास्टिक की, बकेट्स आती है, मग्स आते हैं, ऐसा सब थॉट प्रोसेस था। पर जैसे ही फिर डिप्लोमा ज्वाइन करने के टाइम में ये चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो गई मुझे। तो 95 में मैंने डिप्लोमा ज्वाइन किया, और 98 में मैंने डिप्लोमा पास किया, और मैं टॉपर था मेरे ब्रांच का। 91% मुझे पास आउट मार्क्स मिले थे। गोल्ड मेडल मुझे मिला नहीं था, गोल्ड मेडल किसी और को मिला था, बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा एक सब्जेक्ट बैक था, इसके वजह से गोल्ड मेडल मुझे अलॉट नहीं हुआ। बट इस रैंकिंग में मैं You are the first. उससे गोल्ड मेडल से भी मैं टॉप में था। तो उससे मेरा फिर BE के लिए भी फ्री शीट में नंबर्स वगैरह लगा, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज आई टुक अ गुड कॉल की डिप्लोमा इज सफिशिएंट, और ITI 4 साल का एजुकेशन हो गया, अगर मुझ में दम है तो सफिशिएंट है, और मुझे खुद पे भी कॉन्फिडेंस आया था कि सफिशिएंट मतलब। तो फिर मैंने एक कॉल लिया कि पुणे में मैं आया था कि MIT में एडमिशन और सब सारी प्रोसेस करने। फिर फॉर्चुनेटली एक रिंडर करके कंपनी है, FM रिंडर जिस कंपनी का नाम है, उनका स्पेनिश कोलैबोरेशन था, PM इंडिया और रिंडर स्पेन का। रिंडर इंडिया। हाँ,
तो उन लोग हेडलैम्प्स टेल लैम्प्स में मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आए थे बजाज के लिए। तो पेपर में एक छोटी सी न्यूज़ थी, तो वो पढ़ के मैंने फिर MIT ना जाते हुए मैंने वो इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। ओह, फिर मैंने डायरेक्ट 98 में फीएम रिंडर कंपनी ज्वाइन किया एज अ प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव। ओके, फिर 1 साल काम किया। 1 साल काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो सीखना था यहाँ पे मैंने सीख लिया। फिर वहाँ से मैंने सेलो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जो सेलो हाउस होल्ड है, हाँ, वो उस कंपनी में सीनियर पोजीशन पे ज्वाइन किया 1 ही साल में। मैं वहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर करके 1 साल के एक्सपीरियंस पे वहाँ सीधा ओह, एज अ प्रोडक्शन मैनेजर ज्वाइन किया मैंने। फिर वहाँ पे भी मैंने 1 साल काम किया। वहाँ से मैं सीधा ITW डेल्फॉस ज्वाइन किया, जो एक US मल्टीनेशनल है। सनसवाड़ी में उस टाइम में उनका प्लांट है, तो फास्टनर डिवीजन मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पे भी मैंने 1 साल काम किया। जैसे जैसे मुझे लगा कि मेरा सीखना हो गया, मैंने वो भी छोड़ा और मैंने फिर प्लास्टिक एंड प्रोसेसिंग, ये मेरा एक अच्छा पसंदीदा सब्जेक्ट था पहले से। तो मैंने सोचा कि थोड़ा मशीनरी के बारे में जानूं जिसमें ये सब प्रोसेसिंग होता है, क्योंकि प्लास्टिक्स और उसका प्रोसेसिंग, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, ये एक मेरा डोमेन का नॉलेज था जो मुझे राइट, 3 साल में कंप्लीट हो गया। फिर मैंने लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड चेन्नई प्लांट ज्वाइन किया, जहाँ पे उनका मोल्डिंग मशीन, डिमैग जर्मनी के साथ में कोलैबोरेशन था। वो कंपनी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बनाती थी इंडिया में, स्टार्टेड इन 95 के आसपास उन्होंने चालू किया था। तो वही एक कंपनी जो थी इंडिया में, जो टेक्नोलॉजी मशीन्स बनाती थी उस टाइम में प्लास्टिक्स में। राइट, तो मुझे लगा कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए। फिर मैंने L&T ज्वाइन किया। फिर वहाँ चेन्नई में मेरा ट्रेनिंग हो गया। वो सब होने के बाद मैंने ट्रांसफ़र मुंबई में ले लिया। मुंबई में ट्रांसफ़र मिला, मैंने फिर पवई, L&T पवई में कुछ साल काम किया। फिर वहाँ से मैंने रिक्वेस्ट करके हायर अप्स को L&T पुणे में मैंने शिफ्ट करवा लिया। फिर पुणे में मैंने 3 साल काम किया। ऐसा कंप्लीट मैंने 5 साल L&T में L&T में। कंप्लीट किया। और मुझे उस L&T के माध्यम से मेरा एक्सपोजर मार्केट के साथ आया, बिकॉज मेरा डिपार्टमेंट जो था वो था टेक्निकल सपोर्ट एंड एप्लीकेशन। ओके, तो उस बहाने मैं हर कस्टमर के पास जाता था, उनको प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन सिखाता था। पॉलीमर इंजीनियर तो मैं था ही, और भी मशीनरी में भी एक्सपर्ट था मैं। तो मुझे उससे अच्छा आउटपुट लाना बहुत सहज शक्य था। तो मेरा रोल ही वैसा था कि ट्रबल शूटिंग था, देन प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन था, कैसे बेस्ट प्रोसेसिंग किया जाए ऑप्टिमल रिजल्ट्स के लिए। तो उस बहाने मेरा कस्टमर से इंटरेक्शन होने की वजह से उसका मुझे अच्छा एक कॉन्फिडेंस आया था कि अभी मैं मार्केट में उतर सकता हूँ। तो मेरे लाइफ में आफ्टर डिप्लोमा मैंने 8 साल जॉब किया मल्टीनेशनल्स में, और लास्ट मेरा असाइनमेंट था जो लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड में था। उसके बाद 2006 में मैंने सो यू स्टार्टेड यस प्लास्टिक सॉल्यूशंस इन प्लास्टिक सॉल्यूशंस मैंने 2006 में चालू किया। मेरा 2004 में शादी हुआ। हाँ, मेरी वाइफ डॉक्टर है और फिर वो प्रैक्टिस भी करती थी गायनिक में। तो फिर उसको बोला कि तुम्हें कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर बिजनेस में आता हूँ। शादी के टाइम में ही मैंने मेरे वाइफ को बोला था कि हमारी शादी L&T की नौकरी देख के हो रही है, लेकिन मेरा फर्ज है कि तुम्हें बताना कि मैं नौकरी छोड़ने वाला हूँ। शादी करने के लिए मैंने नौकरी रखी है, बट तुम्हें बताना ज़रूरी है। तो मैंने मेरे वाइफ को वो सब बताया था कि ये क्या 2 साल में मैं L&T की नौकरी छोड़ूंगा और खुद का बिजनेस चालू करूँगा। इट वाज माय ऑल सेट प्लान। राइट, तो उसके बाद मैंने 2006 में हमें पहली लड़की हुई मुक्ता। तो हमने वो कॉल लिया कि भाई अभी तो हमारे शादी में जो हमें गोल्ड मिला था, या हमारे जो मराठी ट्रेडिशन में जो आता है, तो वही मेरे पास था एक असेट गिफ्ट के तौर पे जो भी आता है एज मैं उसको कैपिटल करके यूज़ करूँ बिजनेस चालू करने के लिए। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि हमारे घर में हम लोग वाइफ के प्रेगनेंसी के टाइम में हम लोग हॉस्पिटल में थे। फिर उस टाइम में घर में चोरी हो गई, और वो पूरा जो हमारे पास गोल्ड था और एसेट थे वो सब चोर लेके गए। ओह, तो फिर बाद में तो एकदम समझ में आया कि शायद हमें खुद ही करना पड़ेगा, अभी तो कुछ है नहीं। तो फिर सबसे पहला काम, मेरी बेटी पैदा होने के बाद सबसे पहला काम मैंने जो किया वो रिज़ाइन लिखा मैंने और मेरे बॉस को दिया कि सर मेरा रिजिग्नेशन है और मैं थोड़ा अपना कुछ चालू करना चाहता हूँ। क्योंकि उस टाइम में मेरी इफ़ आई रिमेंबर मेरी सैलरी 50,000 थी, काफ़ी थी उस टाइम में। 2006 में 50,000 सैलरी वॉज अ गुड सैलरी, बट उसमें होने लायक ऐसी सिचुएशन थी नहीं। क्रेडिट कार्ड फुल थे, और कहीं पे भी हम कभी कहीं परचेस करने जाते या फैमिली के साथ जाते तो वाइफ कोई 2-4-5 हज़ार की साड़ी उठा ले तो थोड़ा डर लगता था कि कैसे मैनेज करें।
तो वो सब सिचुएशन से कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आई कि आई थिंक दिस इज अ राइट टाइम, वी शुड स्टार्ट सम बिजनेस एंड So just like a very common person's story, you Yes. started with that and now you created something much better. यस। तो 2006 में फिर मैंने छोड़ने के बाद मेरे पास कैपिटल तो था नहीं, तो मेरे पास कैपिटल था मेरा नॉलेज, जो हाँ, मैंने 8 वही साल वही एक्चुअली है Yes. कि एज अ टू स्टार्ट अ बिजनेस सब लोगों को चाहिए कि पहला कैपिटल कहाँ से लाए। एंड जैसे आपने बोला कि घर में चोरी हुआ, सो जो भी था वो भी गया। नाउ टोटली न्यू लड़ाई लड़नी है। एक्चुअली बिजनेस चालू करने के लिए कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है। वो उस दिन मुझे समझ में आया, जिस दिन मैंने समझा कि हाँ। अभी कुछ नहीं है, अभी चालू करना है। तो मैं सिर्फ बेयर हैंड से मैंने कंपनी का नाम प्लास्टिक सॉल्यूशंस रखा। वो भी नाम मैं चलते चलते दुकान, एक शॉप देखते देखते मुझे सोचा कि क्या है, कि मैंने प्लास्टिक इसलिए रखा कि प्लास्टिक रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, ऐसे मेरी राइट। कंपनी का नाम था। अभी मेरे पास कुछ था तो नहीं, आई वॉज नॉट मेकिंग एनी प्रोडक्ट, आई वॉज नॉट मेकिंग एनी सॉफ्टवेयर दैट टाइम, आई वॉज नॉट बिल्डिंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, सो आई वॉज completely blank. Only I was available to sell. My knowledge was available there for your service. That's how I have started my company. तो एक 2,000 रुपये भाड़े पे एक छोटा सा 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस लेके मैंने फिर वहाँ पे एक लैपटॉप परचेस किया, उतना ही मेरे पास था। और एल में था उस टाइम, एक छोटा सा मारुति 800 गाड़ी था मेरे पास एक, तो वो मेरे लिए एक घूमने का एक मीडियम था, और एक लैपटॉप था, और उसी से मैंने 2006 से चालू किया। तो मुझे याद है 2006 से आज 18 साल हो गए, मैंने एक भी साल कभी कंपनी के लिए नुकसान नहीं किया, कभी मेरा बैलेंस शीट नेगेटिव नहीं है। एवरी ईयर आई मेड अ प्रॉफिट फॉर द कंपनी एंड सक्सेसफुली ग्रोन ईयर ऑन ईयर। सो आपने वो चालू किया, एट दैट टाइम आपके दिमाग में क्या था? क्या सर्विस बेस इनिशियली चालू करना था या कैसे था? उस टाइम में जैसे मैंने बताया, मेरे पास नॉलेज के अलावा कुछ नहीं था। राइट। और वहाँ तक 8 साल मैंने जॉब की, तो पूरे ईमानदारी से, पूरे निष्ठा से मैंने काम किया था। और मुझे अपना अपना खुद पे विश्वास था कि मैं जिन लोगों के साथ काम किया था, जो एप्रिसिएशन मुझे एल में था और लोगों से मिलता था, जो एल का एक हमारा एक मैकेनिज्म रहता था कि हर साल आपको एक परफॉर्मर मॉनिटर होता है ऑल ओवर इंडिया टेक्निकल टीम से। तो वहाँ बहुत बार मैं एज अ परफॉर्मर करके उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है। तो एक मेरा सेल्फ मोटिवेशन था, सेल्फ इंस्पिरेशन था, वो अच्छे काम के लिए था। तो जैसे ही मैंने छोड़ा, सिर्फ मैंने लोगों को बताया कि मैंने रिज़ाइन किया है, लेकिन मैं वही सर्विसेज आपको प्लास्टिक सॉल्यूशंस के थ्रू, आपको जब भी ज़रूरत है, आपको लगता है कि कहीं मैं आपके काम आ सकता हूँ, तो आप मुझे बताइए। मेरे चार्जेस उतने ही हैं जितने मैं एल में था। एल में मैं, मेरे उस टाइम में विजिट चार्जेस 7,500 रुपये पर विजिट के लेता था, कि मैं अगर आपके फैक्ट्री में आऊँ तो मुझे 7,500 रुपये चाहिए। तो मैंने उतने ही सर्विस चार्जेस रखे थे, सिर्फ इनवाइस मेरे कंपनी का मैं बनाऊंगा, जाता था। सर्विसेज मेरी रहेगी। और मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरा विजिट 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए आप इस तरीके से मॉनिटर ना करें। मैं, आपका प्रॉब्लम है, आपने मुझे बुलाया है, और अगर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं 10 मिनट में भी देता हूँ, तो भी आप मेरा सर्विस कॉल रिपोर्ट जो है साइन करके मेरा इनवॉइस दे देंगे। क्लियर करेंगे, बिकॉज मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ। राइट। आप मुझे बिठा के नहीं रखेंगे, क्योंकि मेरा बिजनेस है। तो मैं आपके पास अगर 15 मिनट, आधे घंटे में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व, तो मैं किसी और कस्टमर को मेरी सर्विसेज दे सकता हूँ, राइट। ना कि आपने मुझे आज डे चार्जेस दिया बोल के आप मुझे दिन भर। तो ये मैंने मेरे सप्लाई कस्टमर्स को सबको बताया था, और मैंने उनको ये समझाया भी था कि इसमें आपका बेनिफिट है। मैं आपके यहाँ आऊँ, सर्विस चार्जेस चार्ज करूँ, और टाइम पास करते दिन भर बैठा रहूँ, और फिर चार्जेस लगो आपको, तो उसमें आपका नुकसान है। आपका मशीन दिन भर बंद रहेगा, आपका सोल्यूशन निकलेगा नहीं। मैं अगर आके, आप मुझे मुभा देते हैं, मैं आके अगर आधे घंटे में सॉल्व करके निकल जाता हूँ, मैं और किसी को भी सर्विसेज दे सकता हूँ। बराबर। तो मैंने ऐसा करके दिन में 3-3, 4-4 सर्विसेज में देता था, और उसी से मैंने मेरा कैपिटल जनरेट किया। बहुत फास्ट जनरेट किया। और मैंने फाइनली 2011 में मेरा पहला फैक्ट्री सनसवाड़ी में परचेस किया। अच्छा। तो 2011 से मैंने मैन्युफैक्चरिंग चालू किया। ओके। बीच में आप मशीन भी सेल कर रहे तो थे? 2006 से लेके तो 2011 तक मुझे मैंने जो सॉल्यूशंस निकाले थे, मेरे मतलब
मेरे कंपनी के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैपिटल बनाने के लिए। तो मेरे पास स्किल सेट ये था कि एक मशीन्स का मुझे हाइड्रोलिक डायग्नोसिस का अच्छा नॉलेज था, इलेक्ट्रिकल्स का मुझे अच्छा नॉलेज था, पीएलसीज एंड सॉफ्टवेयर का मुझे अच्छा नॉलेज था, बिकॉज मेरा डिपार्टमेंट टेक्निकल था। प्लास्टिक प्रोसेसिंग का मैं ये कहूँगा कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट। तो वो एक मेरे पास एक अच्छा स्किल सेट था। तो मैं कहीं भी कस्टमर, कोई भी इंडस्ट्री फंसी है तो मैं उनको हमेशा सॉल्यूशन देता था, और वो मेरा नॉलेज हमेशा शार्पनिंग स्टेज में था। तो उसी से मैंने फिर पहले वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव आते थे जो लोग राइट, लगाते वीएफडी। थे, बट उस टाइम में बहुत लोगों को ये पता नहीं था कि इसका किस तरीके से हमारे रूटीन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन या कंप्रेसर्स या कोई भी मशीन हो, हेवी इंजीनियरिंग उसमें यूज मशीन कर हो, सकते हैं। उसका स्मार्टली यूज करके हम बिजली को 50% बचा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मैंने उस कॉन्सेप्ट पे काम करके ऑप्टिमाइज करके मैंने लोगों को इस तरीके के सॉल्यूशन देना चालू किए कि हमारे एक इंजेक्शन मोल्डिंग में कूलिंग टाइम करके एक पैरामीटर होता है। बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं कि राइट, जहाँ इतनी हाइड्रोलिक पावर डिलीवरेंस एनर्जी लगता नहीं है। बराबर। तो वो जितने भी आइडियलिस्टिक टाइम थे एक प्रोसेस में, एक प्रोडक्ट बनाने में, जो भी 100 सेकंड 60 सेकंड का जो भी टाइम लगता है, वो नॉन वैल्यू एडेड टाइम में मैंने उस मोटर की स्पीड्स को कम करके मैंने एनर्जी को बचाया था। तो फिर मैंने इस कॉन्सेप्ट को मार्केट में एज ए एनर्जी सेविंग सॉल्यूशन करके खूब बेचा, खूब खूब बेचा लोगों को। फिर उसके बाद मैंने अपग्रेड भी किया। मैंने फिर लोगों को सर्वो पंप सॉल्यूशंस दिए, जो मैं आज भी कर रहा हूँ। राइट, तो मेरा कंपनी का टैगलाइन है इको फ्रेंडली हाईटेक सॉल्यूशंस। तो इको फ्रेंडली आपका जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो, राइट। एनर्जी की बचत हो, और कस्टमर पे इलेक्ट्रिसिटी का बोझा कम हो, और उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो, ये सब सारी चीज़ों पे मैंने काम किया, और सब इनोवेटिव मेरे प्रोडक्ट्स थे। मैंने बहुत कुछ बनाया नहीं, जो अवेलेबल था दुनिया में, जिसका इन्वेंशन हुआ था, उन्हीं सब चीज़ों को लेके एक पैनल में डाल के स्मार्टली यूज स्मार्टली किया। उसका प्रोग्रामिंग करके लोगों को एक आउटपुट निकाल के दिया एज अ बेनिफिट। वही मेरा एग्जैक्टली। वैल्यू सेलिंग वाज माय ऑब्जेक्टिव। बट दैट वाज अ इनोवेटिव सॉल्यूशन। एब्सोल्युटली, बिकॉज आप हर चीज करने लगोगे तो आप देखो, आप एक बार मेच्योर्ड हो जाते हो, आपकी इंडस्ट्री पुरानी हो जाती है, तो फिर आप बहुत कुछ R&D पे खर्चा कर सकते हो, बहुत सारी। लेकिन मेरे इनिशियल बिजनेस स्टेज में मुझे वो करना है जो कम से कम इन्वेस्टमेंट में, अवेलेबल रिसोर्स में, अवेलेबल नॉलेज बेस में, मैं उसका ऑप्टिमल यूज करके किसी के लिए मैं वैल्यू डिलीवर करूं। एग्जैक्टली। वही मेरा ऑब्जेक्टिव था, और वही मेरे बिजनेस की थीम पहले भी थी, आज भी है, और आगे भी रहेगी। और मैं सबको वही बोलूंगा कि आप भी, ये जरूरी है, आप विदाउट वैल्यू किसी को पास ऑन करें। आप किसी के जेब से पैसे निकाल नहीं सकते। तो मुझे आपको कुछ बेचना है, आपके जेब के पैसे मेरे जेब में आने चाहिए, तो आई हैव टू ट्रांसफर गुड वैल्यू टू यू। राइट। और जिसका एक सर्टन इकोनॉमिक्स हो, जिसका एक इथिकल प्लेटफॉर्म हो, ऐसे ही मैं किसी को कुछ भी रेट में नहीं बेच सकता हूँ। सामने वाले को भी उसका आरओआई एक 2 साल के अंदर आ जाना चाहिए। तो वो सब प्रूव करके ही मैं करता था। तो कन्वर्जन ऑफ माय कमर्शियल प्रपोजल्स वर वेरी फास्ट एंड इजी। तो आई लर्न दैट इन दैट स्टेज। फिर 2011 तक मैंने फिर मेरे पास तोशिबा जापान का इंजेक्शन मोल्डिंग का डीलरशिप था। ओके। उस टाइम में ऑल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी आपने सुना Yes. होगा, लेकिन 2006 में लोगों ने नहीं सुना था। नहीं, तो वहाँ मैं बहुत लोगों के पास जा जाके समझाता था। तोशिबा ने मुझे वो जिम्मेदारी दी थी। तो मैंने सबसे पहला प्रोजेक्ट टाटा ऑटोकॉम हिंजेवाड़ी का एक 12 मशीन का ऑर्डर मुझे मिला था। उसके बाद मैंने बहुत मशीनें बेची मार्केट में, और उसके थ्रू भी मुझे बहुत सारा कमीशन के तौर पे या सेल्स एजेंसी चार्जेस के तौर पे जापान से मुझे, फिर तोशिबा जापान ने मुझे एल्यूमिनियम प्रेशर डाई कास्टिंग बेचने का भी, उनका यार वेस्ट इंडिया में कोई सोर्स नहीं था या चैनल नहीं था, तो उन्होंने वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली। फिर मैंने एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग भी बहुत सारी बेची, क्योंकि कॉन्सेप्ट प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में और एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग में कोई ज़्यादा अंतर तो है नहीं। खाली रियोलॉजी ऑफ पॉलीमर एंड रियोलॉजी ऑफ द एल्यूमिनियम मोल्टन इज द ओनली डिफरेंस विथ लिटिल चेंजेस। बाकी अदरवाइज सेम है। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर एज अ इंजीनियर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो तो एक्सप्लेन करना आसान है। तो मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कस्टमर्स को वो सॉल्यूशंस दिए। अभी मैं वो बिजनेस नहीं करता हूँ, बट उससे मैंने बहुत सारा कैपिटल जमा राइट। किया, जिससे मैं आज 2011 में मैंने नाउ यू फैक्ट्री, मूव्ड ऑन यस, तो अभी फुल फ्लेज 2011 से अभी मैन्युफैक्चरिंग में ही आ हाँ, गए आप। मल्टीपल प्लांट्स है, और बहुत सारा अलग अलग वेराइटी ऑफ मशीन्स है, और वो सब सारे टेक्नोलॉजी मशीन्स आज मेरे फैक्ट्री में 55 इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स इंस्टॉल्ड है। हमारे इंडस्ट्री में बोलते हैं कि क्लैंपिंग टनेज, तो मेरे पास 25 टन से लेके तो 3000 टन तक पूरा रेंज अवेलेबल है। 0.1 ग्राम से लेके तो 32 केजी तक का वेट 32 का kg। प्रोडक्ट मेरे यहाँ बन सकता है।
यू नेम द इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, वो सभी इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स में आज मेरे यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, बहुत सारे इंडस्ट्री को 32 kg यस का यस एक प्रोडक्ट बना सकते हैं आप. यस अभी That हम means currently and on an average in our automobile industry we say कि एक गाड़ी में कुछ 15 से 20 kg का प्लास्टिक्स यूज होता है, यस और आपका एक ही मशीन उसके डबल यस का मोल्डिंग कर सकता है करेक्ट. वेट तो का. अभी कैपेसिटी वाइज अगर देखा जाए तो 10,000 मेट्रिक टन टू 12,000 मेट्रिक टन पर ईयर मेरा प्रोसेसिंग कैपेसिटी है. 100 करोड़ तक का इंस्टॉल कैपेसिटी अभी है फैक्ट्री में. और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में ही मैं डील करता हूँ अभी तक जितने Right. भी है. आप स्विच गियर में आज सीमेंस है, एलिग्रैंड है, ये सब हमारे कस्टमर्स हैं. यूएस के लिए हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं. और मेडिकल इंडस्ट्री में आप अपोलो फार्मेसी ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट एड बॉक्सेस, पील बॉक्सेस, ये बहुत सारे प्रोडक्ट देते हैं. आपने कोविड पैंडेमिक में देखा होगा जो भी आपने एंटीजन एंटीबॉडीज और वायल्स का जो राइट. डेवलपमेंट था, दिस वाज द वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट इन आवर लाइफ. जो फास्टेस्ट, शॉर्टेस्ट और क्रिटिकल टाइम में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इतना सपोर्ट किया है. पर डे 8 मिलियन पार्ट्स हम प्रोसेस करते हैं. ओ 8 मिलियन पार्ट्स जो आप एंटीजन एंटीबॉडीज और कैप्स और ड्रॉपर्स एंड ट्यूब्स एंड हाँ. सो वो सब पूरा टूलिंग का डेवलपमेंट. आप अगर देखा जाओ तो हंड्रेड्स ऑफ हॉट रनर हस्की के उस मोल्ड में है. यू कैन अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग विद हंड्रेड्स ऑफ मल्टी कैविटी. So this was the critical most project in a critical time, and through that we serve to the nation. We feel very proud about those moments because इतना कम से कम टाइम में वो सब करना, because कोविड के टाइम में सब कुछ उस वक्त बंद था. मोल्ड भी आपने डेवलप वो किया. मोल्ड पूरा डेवलप किया, पूरे डिजाइन्स हमारे है, पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारा है, पूरा सप्लाई हमने किया. और वो भी कोविड के टाइम में जहाँ इंडस्ट्री वर्किंग में नहीं था, तो हाँ. बहुत सारे चैलेंजेस थे उस टाइम में. माई कंपनी वॉज वर्किंग कम्प्लीटली. ओ Yeah. And Great. with 0% affected in our factory in COVID. That is the record which we have. दैट इज गुड, दैट इज क्रिटिकल. सो आपने इंजेक्शन मोल्डिंग के इनिशियल इंजेक्शन मोल्डिंग में आपने कैसे प्रोडक्ट लिए? इनिशियली बिकॉज मैं कस्टमर के पास जाता था तो फिर बहुत सारे चैलेंजेस देखता था. तो ऐसे कुछ कस्टमर्स है उनके पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते थे कि उनके रिजेक्शन 20% है, 22% है. बहुत सारे इंसर्ट्स उसमें लगते थे, बहुत वेस्टेज कॉस्ट थी. जैसे बड़े हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट का एक हैंडल था जिसमें बहुत सारे इंसर्ट्स लगते थे, और फिर Okay. वो रिजेक्शन रेट ज़्यादा था. तो मेरे लिए बहुत ईजी था कन्वर्ट करना कि मैं उस कंपनी को बोलूँ कि मैं ये 25% रिजेक्शन है, आप मुझे 10% दे दो, तो मैं आपको ये बना के सप्लाई करता हूँ. तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को मैं ट्रांसफ़र करते गया. फिर उस Okay. बहुत आसान है ना. आपके आज इंडस्ट्री में आप 25% रिजेक्शन, 20% रिजेक्शन निकाल रहे हैं. मैं आपको बोलूँ आज मोमेंट में कि 10% रिजेक्शन से मुझे आप पार्ट दे दो, तो मेरा इनोवेशन मैं इन हाउस करके अगर 10% में दे रहा हूँ, उसमें भी मैं पैसे कमा रहा हूँ. तो मैंने वैल्यू पास की Absolutely. सामने वाले कंपनी को, और मेरे लिए भी एक बेनिफिट. तो ऐसा करते करते मैंने फिर मोल्डिंग का भी चालू किया. तब से आपने आपका ध्यान एक ही था कि जो प्रोडक्ट बाहर के लोगों को नहीं चला सकते, दैट इज माय पोर्टफोलियो. करेक्ट. सो दैट मीन्स यू वर्कड टुवर्ड्स स्पेशलाइज्ड आइटम्स मच मोर. करेक्ट. तो मैंने फोक्सवैगन के लिए एज अ टीयर 2 10-12 साल सप्लाई किया है. बाकी बहुत सारे टाटा है, महिंद्रा है, और ऑटोमोटिव में जीप है, इन सबको हम लोग कंपोनेंट सप्लाई किए. देन पोल्ट्रीज़ के लिए हम लोग बहुत सारा इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं. हम पोल्ट्रीज़, एग्स, ये सब सारी चीज़ एज अ बायर कंज्यूमर हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसके पीछे की टेक्नोलॉजी जो है वो भी बहुत टेक्नोलॉजी है. आज हम होटल में जाते हैं, बोलते हैं कि भाई लेग पीस अच्छा चाहिए, तो वो अच्छा नहीं आता है. उसके लिए भी वो प्लास्टिक्स में वो टेरेन काइंड ऑफ फील चाहिए. Right. जब वो मुर्गियाँ उसके ऊपर खड़ी रहेगी तो उनके पैर में वो लोड आना चाहिए, तभी वो मसल बिल्डिंग होता है. ये सब सारी चीज़ें. राइट. देन एग्स, मुर्गियाँ एग्स देती है, तो उसके लिए भी बहुत सारा सॉफ्ट मैटिंग चाहिए जो उससे न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ता है, जो पेन कम होता है पैर को. तो ये बहुत सारा इनोवेशन एंड रिसर्च इन प्रोडक्ट में. तो ऐसे प्रोडक्ट भी मैंने काफ़ी सारे अभी डेवलप किए हैं जो पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए. और आपका एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा है. हाँ, अभी जैसे ही मतलब ग्लोबल रिक्वायरमेंट इन बिटवीन अभी बहुत सारा वेरिएशन चल रहा है, टेरिफ वॉर है, ये सब सारा चलते ही रहेगा, चालू है. बट उसके बावजूद भी जो शिफ्ट हमारे पास चाइना से इंडिया एज अ ग्लोबल सोर्सिंग हब करके जो शिफ्ट था, तो उसके तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने चालू किए यूएस के लिए, और सप्लाईज भी चालू हुए हैं, और बहुत सारे डेवलपमेंट में भी है. सो अभी अगर इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट करना है तो क्या करना चाहिए?
देखिए, एक मैंने आपको बोला है कि जब तक आप वैल्यू डिलीवर नहीं करेंगे, चाहे आप कस्टमर आपका डोमेस्टिक हो या बाहर का हो, आपको वैल्यू देना है। राइट। तो वैल्यू इन टर्म्स आप कैसे दोगे? आप एक तो अच्छा क्वालिटी दोगे या आप कम कॉस्ट दोगे। ये 2 ही चीज़ें पॉसिबल है। आपको या तो कॉस्ट कम करनी है और सेम क्वालिटी रखनी है, या तो आपको क्वालिटी अच्छी देनी है सेम कॉस्ट में। राइट। तो आपके पास ऑप्शंस है। तो आपके पास मटेरियल ग्लोबली ये सब सारे सप्लायर्स है, पॉलीमर्स के सप्लायर्स है, ग्लोबली इनके एक सर्टेन कॉस्ट है। तो मटेरियल इनपुट कॉस्ट आपके लिए सबके लिए ऑलमोस्ट एक प्लेटफॉर्म पे है। प्लेटफॉर्म पे। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, बट काफ़ी लेवल तक इनपुट कॉस्ट है। देन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हमारे यहाँ, देन अगर ग्लोबल कंपैरिजन देखें चाइना वगैरह, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। लेकिन आपके पास आपका कन्वर्जन कॉस्ट जो है, वहाँ पे आपके जो लॉसेस है, लॉसेज एट एवरी स्टेज। आप पॉलीमर से प्रोडक्ट कन्वर्ट करने में जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, जो मैन पावर कॉस्ट है, जो इफिशिएंट मशीनरी आप यूज़ करते हैं, वो मशीनरी का प्रोडक्शन साइकिल टाइम रिडक्शन है। तो ये सब सारे लॉसेस आप हर जगह से निकालोगे तो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट कम वर्कआउट होगा, तभी आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आप कॉम्पिटिटिव रह सकते हो। और इसके लिए आपको काम करना है तो डेटा विजिबिलिटी चाहिए, आपके सामने डेटा चाहिए कि क्या है। तो ये यहाँ पे अभी पूरे दुनिया में एक शिफ्ट है। ये आपकी सोच, दिस इज द इनपुट फॉर योर ऑटोमाइजेशन डेवलपमेंट। करेक्ट। फॉर्चुनेटली मैं ऑटोमेशन कर रहा था, और तो उसके बारे में हमने काफ़ी सारे ऑटोमेशन इंडिया में अब्रॉड में किए हैं, और मैन्युफैक्चरिंग का पेन भी मैं देख रहा था। तो ऑटोमेशन को कैसे यूज़ किया जाए, एज फार एज एक तो एनर्जी सेविंग करते हैं तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम हो राइट। जाती है। दूसरा, हम लोग अपग्रेड्स करते हैं, पीएलसी अपग्रेडेशंस के भी प्रोजेक्ट्स हम लोग राइट। बहुत सारे करते हैं। तो ताकि आप अगर कुछ यूज्ड मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं यूरोप से, जापान से, तो उसको आप पूरा रिफर्बिश करके अपग्रेड करके, अगर आपका कैपेक्स कॉस्ट भी कम होता है तो आपके प्रोडक्ट पे कॉस्ट कैपेक्स का बर्डन कम हो जाता है। तो वो भी एक चीज़ है। उसके अलावा आप मैन्युफैक्चरिंग का डाटा एग्रीगेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर कुछ आप कुछ केपीआईज डिफाइन करते हैं, और उसके माध्यम से आपको डिसीजन मेकिंग आसान हो सकता है। तो आपका लॉसेस को अल्टीमेटली कम करना, यही ऑब्जेक्टिव है ऑटोमेशन का इन मैन्युफैक्चरिंग। ये मेरा डेस्परेट नीड मेरा खुद का था। राइट। तो ये मेरा जब नीड है तो ये सबका नीड है। राइट। आप आपके बिजनेस में जो कर रहे हो, आपको जो चैलेंजेस है, वो सब दुनिया के चैलेंजेस है। और वो सिर्फ इंडिया में है, जापान में नहीं है, चाइना में नहीं है, ऐसा नहीं है, ग्लोबल चैलेंजेस। ग्लोबल चैलेंजेस। तो आप जब तक आपके प्रॉब्लम्स पे काम नहीं करोगे और उसके ऊपर सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, तो आप आगे जा नहीं सकते। राइट। तो अल्टीमेटली मूडा, जापानीज वर्ड जो भी बोलते हैं कि भाई लॉसेस, तो एंड ऑफ द डे लॉसेस पे काम करके लॉसेस को कम करना है आपको। इसके अलावा कहीं पे भी चॉइस नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस एक ह्यूमन सेंट्रिक होना ही चाहिए। है हर इंडस्ट्री में ह्यूमंस के लिए बिजनेस है, बिजनेस के लिए हम नहीं है। राइट। हमारे खुशियों के लिए हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस करना है करके तो जिंदा नहीं है हम लोग। बरा। ठीक है, तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सब जगह दुनिया में है। थोड़ा हम कितना भी ऑटोमेशन ये सब सारी बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली ह्यूमन को उस सेंटर से हम निकाल नहीं सकते, बिकॉज ह्यूमन के लिए ये सब सारी चीज़ें। बरा। तो एक लिमिट तक हम ह्यूमन रिसोर्सेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक सर्टन लिमिट के बाद उनका एक इफिशियंसी है, उसको एक लिमिट तक कर नहीं सकते। उसके अलावा बाकी के जो लॉसेस के फैक्टर्स है, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। ओके। आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो आप नाउ आपने खुद पहले इम्प्लीमेंट किया है, नाउ यू आर ऑल्सो मेकिंग इट अवेलेबल फॉर अदर गाइज ऑन कमर्शियल बेसिस। तो ये सॉफ्टवेयर का बेसिक जो कंसेप्ट था वो आपने अभी बोल दिया कि लॉसेस कहाँ पे है वो रिपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन ये लोगों को अभी भी अपने एसएमई इंडस्ट्रीज में ये चीज़ लोगों को नहीं है थिंकिंग कि यार ये सॉफ्टवेयर बिठाने से हम लोगों को फ़ायदा होगा, या फिर उसके लिए इतना इन्वेस्टमेंट है तो यार क्यों करें हम लोग। यस विश्वेश, यू आर राइट, क्योंकि अभी भी ये बजवर्ड है। एवरीबडी सेज कि स्मार्ट फैक्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री 4.0 चाहिए। इट इज स्टिल अ बजवर्ड, बिकॉज सी, आई हैव ट्रेवल ऑलमोस्ट द वर्ल्ड, आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द एग्जीबिशन इन द यस। वर्ल्ड. We visited Keisho, Fakuma, multiple exhibitions in Japan, China, many times. We have seen the technology. इंडिया में उस तरीके का कल्चर अभी भी नहीं है।
और वो जो वर्ड्स अभी ग्लोबल लेवल पे जो चल रहा है इंडस्ट्री 4.0, तो वो सब बातें पिछले 10 साल से मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पहले ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ये डेटा क्लाउड में रखना है, तो मुझे ऐसा लगता था कि क्लाउड में डेटा कहाँ रखेंगे। बिकॉज सी टेक्निकली आई एम नॉट IT गाय, आई एम अगेन पॉलीमर इंजीनियर, बट क्लाउड पे डेटा रखना है तो आई हैड सम डिफरेंट एप्रेशंस अबाउट इट कि कैसे क्लाउड में रखते हैं। बट वो क्यूरियोसिटी से मैं ऑस्ट्रिया गया। ऑस्ट्रिया जाके मैंने एक कंपनी में जाके मैंने उनका प्लांट विजिट किया, वहाँ देखा, तो वहाँ से मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन आया कि यस, मैं वहाँ कॉन्फ्रेंस में बैठा तो AC के लोअर्स उसके हिसाब से, विंडोज अप एंड डाउन, वो मतलब बाहर का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर, डेल्टा टी क्या है, उस हिसाब से एवरीथिंग वाज ऑटोमेटेड। सो आई वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय दैट। आई थॉट दिस कॉन्सेप्ट इफ यू यूज इन इंडिया देन वी, और आज ना कल ये लगने वाला है, क्योंकि ये सब लोगों को, इनको लग रहा है, ये तो पिछले हमारे 30 साल आगे है, तो इनको लग रहा है तो हमें भी लगेगा, कहीं ना कहीं तो काम चालू करना चाहिए। तो मैंने 7 साल पहले से इंडस्ट्री 4.0 पे काम चालू किया है। तो ऑटोमेशन में फॉर्चुनेटली मैं और मेरा टीम काम कर ही रहे थे, तो उसके लिए हमें बहुत आसान हुआ, क्योंकि मशीन्स जो हमारे पास इंडिया में है सब लेगेसी मशीन्स है, जो कैपेबिलिटी नहीं रखती है कि एक ऑटोमेशन सर्वर पे कम्युनिकेट करे या डेटा दे पाए। तो उसके लिए हमको ब्राउन फील्ड से डेटा ग्रीन फील्ड में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ऑटोमेशन लगता है। जो ओल्ड मशीन, ओल्ड लेथ मशीन या ओल्ड विंडसर का मशीन से डेटा निकालना है, तो उसको हम लोग PLC के माध्यम से उसको डेटा को ग्रीन फील्ड में कन्वर्ट करते हैं। और अभी की जो नई मशीनरीज है वो सब काफ़ी सपोर्टिव है, जिसमें OPC UA प्लेटफॉर्म पे वो डेटा शेयर करती है प्रोटोकॉल्स पे, देन ईथरनेट TCP IP में वो कम्युनिकेशन करती है। तो जैसे भी चाहे वो उस टाइप की कम्युनिकेशन अभी लेटेस्ट मशीन में आ रहा है। लेकिन आज एक मैन्युफैक्चरर को पुरानी मशीन बेच के नई मशीन डालना, वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस आएगा नहीं ना। अल्टीमेटली राइट। उसको कम्युनिकेट करना है, सभी मशीन को करना है। तो ऐसा सोल्यूशन OEMs के पास नॉर्मली नहीं रहता। OEM क्या है कि X ब्रांड का बोलता है कि मैं मेरे मशीनों को करूंगा, Y ब्रांड का बोलता है मैं मेरे मशीनों को करूंगा। तो प्लास्टिक सोल्यूशन ऐसी कंपनी है कि भाई आप कोई भी ब्रांड रहने दो, हम आपके पूरे प्लांट को सिंगल पुराना भी सोल्यूशन मशीन देंगे, रहने दो, कोई भी फर्क नहीं रहने पड़ता। दो। तो वो एक हमारा एक बेनिफिट है। तो हमने उस पर काम चालू किया। हमारा पूरा फैक्ट्री आज, मेरे पास जितने भी मेरे फैक्ट्री है वो सभी प्लांट का डेटा सर्वर पे कम्युनिकेट है। मतलब आप मेरे सिक्योरिटी गेट से भी अंदर जाते हो, गेट कितने बार खुलता है, तो यूटिलिटी टैंक का पानी का लेवल कितने बार कम ज़्यादा होता है, मेरा DG कब ऑन होता है, मेरा पावर का करंट कितना है, वोल्टेज कितना है, मेरे कंडक्टर के टेम्परेचर्स कितने हैं, इंजेक्शन टाइम कितना, रिफिलिंग टाइम कितना, प्रोसेस पैरामीटर, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द सर्वर। ऑल डेटा इज, अभी मेरा ऑफिस औन में है और मेरा फैक्ट्री सनसवाड़ी में है। तो मैं औन में बैठ के, घर पे बैठ के, यहाँ बैठ के मैं मेरे फैक्ट्री का लाइव प्रोडक्शन का पैरामीटर्स, ट्रेसेबिलिटी, वो सब सारी चीज़ मैं कंफर्टेबली देख सकता हूँ। तो वो कि मैंने अभी क्या हुआ? 7 साल से डेवलपमेंट किया, इम्प्लीमेंट किया। अभी एग्जीबिशंस में हम लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, शोकेस हाँ। भी करने लगे हैं। तो वो सब सारी चीज़ें करने के बाद, वो सब चैलेंजेस 7 साल फेस करने के बाद, आज कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम कमर्शियल सॉल्यूशंस लोगों को दे सकते हैं। हमारे जो, मतलब हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो हमारे जैसे ही तकलीफ के थ्रू जा रहे हैं, क्योंकि आज आप बहुत बड़े कंपनी के थ्रू ये सब ऑटोमेशन करते तो ऑटोमेशन का ह्यूज कॉस्ट है, इसलिए कन्वर्जन नहीं हो पाता। राइट। तो कहीं ना कहीं हम इकोनॉमी के वे में वर्क करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि ये सबको अफोर्डेबल हो। राइट। तो अभी हमने 2 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स किए। अभी बेंगलोर में हमने एक बहुत बड़ा कंपनी है समृद्धि, आपने नाम सुना होगा, हाँ। उनका भी हमने प्रोजेक्ट किया। हाईटेक प्लास्ट एंड कंटेनर्स करके एक एशियन हाँ। पेंट ग्रुप का कंपनी है, उनका भी अभी एक प्रोजेक्ट किया है। तो धीरे धीरे करके हमारे भी 3-4 प्लांट हमने उससे कनेक्ट किए हैं। कनेक्ट कर दिया। अभी प्रेजेंटेशन करने के लिए, शोकेस करने के लिए कुछ रेफरेंसेस, और हम लोग कंटिन्यू इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। एक हमने मैं बेसिक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने मेरे यहाँ पे स्मार्ट हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का भी मैंने प्रोजेक्ट, मेरे फैक्ट्री में एक फ्लोर हमारे पास खाली था, तो वहाँ पे हमने वर्टिकल फार्मिंग में लेट्यूस निकाला है, स्ट्रॉबेरी निकाला है, हो। देन पार्सली निकाला है। ये सब सारे ग्रीनी लिफी वेजिटेबल्स हमने विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री 4.0 और एडवांस फार्मिंग के जिसमें प्लास्टिक्स का भी यूज़ हो, प्लास्टिक कल्चर हो और ऑटोमेशन हो और इंडस्ट्री 4.0, उसके माध्यम से आप को झूठ लगेगा, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप नागपुर में आप समर में स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, और आपको जहाँ जो कुछ नहीं होता वहाँ सब कुछ हो सकता है। आपको क्या चाहिए, देखिए, आप महाबलेश्वर में हो, वहाँ ठंडी है, ह्यूमिडिटी है, पैरामीटर्स को आप मैप कर लीजिए और उस पैरामीटर को अचीव करिए। आप क्लोज एनवायरनमेंट में अगर आप ग्रो कर रहे हैं,
तो आप उस पैरामीटर्स को ऑटोमेशन, इंडस्ट्री 4.0 और एआई के माध्यम से आप रेसिपी मैनेज करके आप सब ग्रो कर सकते। मैंने खुद ग्रो किया है, 3 साल मैंने घर का लेट्यूस खाया है, और वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। बोलते हैं कि ड्रीम बोलना नहीं चाहिए, बट मेरा वो ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो मैं उस पर बहुत सारा काम करना चाहूँगा फ्यूचर में। प्लास्टिक्स का यूटिलाइजेशन, मेरा ऑटोमेशन का यूटिलाइजेशन और उसका इंडस्ट्री सब 4.0, ताकि वो एक सोल्यूशन इस तरीके से हो कि कोई भी आदमी अगर घर में एक 3 BHK का फ्लैट है तो इतना एक रूम में अगर वो करना चाहे तो वो अपने अपार्टमेंट को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सप्लाई कर सकता है और अपना घर भी चला सकता है उस छोटे से सोल्यूशन से। तो इस तरीके के इनोवेटिव सॉल्यूशंस पे मुझे, मेरी इच्छा है कि मैं आगे काम करूं। बाकी प्लास्टिक्स में, ऑटोमोटिव में, ये सब सारे सेगमेंट में हम लोग अभी काम कर ही रहे हैं। राइट। सो ये इंडस्ट्री 4.0 अगर छोटे एक 10 से 50 लोगों की कंपनी है तो उसमें अगर इम्प्लीमेंट करना है तो रफली क्या कॉस्टिंग बैठेगा? हम एक्चुअली मशीन बेस कैलकुलेशन करते हैं, वेरिएबल बेस, कितने वेरिएबल्स, कितना डेटा। बट मोटा मोटी अगर हम देखा जाए तो एक 50 मशीन का प्लांट है, 50 मशीन है, रफली 40 से 50 मशीन, एक 40 लाख रुपए के खर्चे में वो प्रोजेक्ट हो सकता है। एक 20 मशीन का प्लांट के नीचे वो थोड़ा सा इकोनॉमी वर्कआउट नहीं होगा। तो एक 40 मशीन है तो 1 लाख रुपए एक मशीन, उसमें खाली मशीन का डेटा नहीं, उसके पूरे फैक्ट्री का डेटा, देन कंप्लायंस का डेटा, देन क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, बहुत सारी चीजें उसके अंदर है जो खाली हार्डवेयर भी इंक्लूड, खाली डेटा, मशीन का डेटा नहीं आएगा। आपके बहुत सारे कंप्लायंस रिपोर्ट्स है, क्वालिटी मैनेजमेंट, आप क्यूसी का रिपोर्ट। मुझे बताइए, अगर आप एक मेंटेनेंस इंजीनियर है, वो मशीन का कोई स्पेयर पार्ट रिप्लेस करता है या कुछ प्रिवेंटिव करता है या कुछ टीपीएम करता है, वो डेटा कागज में भरा रहता है और वो कागज फाइल के अंदर जाता है। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि वो फाइल का डेटा इट गेट्स फाइल्ड अप डे बाय डे? इट्स नॉट पॉसिबल टू रिट्रीव दैट डेटा एंड सी एट अ ग्लांस। आज वही मैं छोटा सा चीज उसी प्लेटफॉर्म में, हमारा हम जो सोल्यूशन दे उसमें कॉमन सर्वर है, उसमें बहुत सारी चीजें आप कर लो, सब कुछ कर लो, जितना करना है कर सकते उतना कर लो। इस तरीके का सोल्यूशन हम लोग देते हैं ताकि रिट्रीवल इज ईजी। ऑटोमेटिक ईमेल्स है, अलर्ट्स है, आप अप एंड हाई एंड लो अलार्म्स दे सकते हैं। आज मेरे यहाँ अगर वोल्टेज, पावर का वोल्टेज कम हो जाता है तो मुझे यहाँ बैठ के पता चलेगा, या मैं ऐसा प्रोग्राम कर सकता हूँ कि भाई इतना वोल्टेज के नीचे गया तो मेरा शट ऑफ करना चाहिए, उसने बंद कर देना चाहिए पावर इनपुट, ताकि मेरी मशीन के इलेक्ट्रॉनिक्स खराब नहीं होंगे या सेफगार्ड होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि नया मशीन आप परचेस करते हैं, वारंटी के अंदर रहता है और वारंटी वो डिक्लाइन कर देते हैं, बोलते हैं कि वोल्टेज का प्रॉब्लम है। उस टाइम में आप ये सब डेटा प्रूफ करके दे सकते हैं कि भाई कोई वोल्टेज प्रॉब्लम नहीं है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड डिफेक्टिव है, सो यू हैव टू गिव अंडर रिप्लेसमेंट वारंटी। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स है। सी अल्टीमेटली ऑटोमेशन करना एक शोकेस करने के लिए करना, ऐसा कोई उसका ऑब्जेक्टिव नहीं, उसका ब्रॉडर वे में बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, ताकि आपको पर केजी में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी जा रही है, मैन पावर कॉस्ट पर केजी कितना जा रहा है, ये सब सारी चीज़ें आपको रियल टाइम में पता चले, प्लांट वायबिलिटी पता चले कि मुझे 4 मशीन में प्लांट चलाना ठीक है क्या, नहीं तो मैं 3 दिन प्लांट बंद रखूँ, 4 दिन चलाओ, लेकिन फुल प्लेज में चलो। ये सब कॉल्स आप ले सकते हैं। और ये पूरा डेटाबेस, जो भी एसक्यूएल डेटाबेस है, हमारे डीबी डेटाबेस है, जो भी डेटाबेस है, आप एआई को लिंक करा और उससे चाहे वो केपीआईज ग्लिम्स निकाल लो, चाहे वो आप पूछो कि हु इज द बेस्ट ऑपरेटर इन माय होल फैक्ट्री, वो लिस्ट के साथ देता है प्रायोरिटी के साथ कि ये भाई 20 बंदे हैं, उसमें ये सबसे बढ़िया ऑपरेटर है और सबसे वर्स्ट ऑपरेटर है। सो यू हैव स्कोप टू इम्प्रोवाइज योर बॉटम लाइन पीपल, टू गिव देम गुड ट्रेनिंग, सी देयर रिजल्ट्स, इम्प्रोवाइजेशंस, ये सब सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हैं। अभी कैसा होता है कि सैलरी में इंक्रीमेंट करना है, साल का अप्रेजल है, तो कोई बॉस का पहचान का है तो उसका ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, जो काम करता है वो दिखता नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम चैलेंजेस है। अगर डेटाबेस ये सब सारे अप्रेजल्स हो, मोटिवेशंस और इंस्पिरेशंस उन लोगों को मिले, तो ये सब सारी चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक इथिकल वे में, किसी को बुरा नहीं लगेगा। आप डेटा दिखो, बेटा तेरा वही इंडेक्स इतना है, तुझे इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, अगली बार तो अच्छा इंडेक्स होगा तो तुझे अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा या प्रमोशन मिलेगा। आज कैसा है, कोई डेटा ही नहीं है। हाँ, तो ये डेटा लॉगिंग होता है तो आप थोड़ा सा एआई का स्मार्टली यूज करके फाइल अपलोड करके फटाफट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स यू गेट, आपका आरएफक्यू क्लियर करो कि मुझे इस डेटा से क्या चाहिए। राइट, फैक्ट्री में डेटा प्रोसेस का है, मैन पावर का है, ओई का है, एनर्जी का है, यूटिलिटीज पावर का है, सब कुछ डेटा आपका है, क्वालिटी का परसेंटेज है, मशीन वाइज रिजेक्शन है, राइट, आपका डाउन टाइम का डेटा है, मतलब एमटीटीआर, एमटीटीआर, ये सब सारे डेटाज आपके अंदर पड़े हैं। तो आप उसके हिसाब से आप कॉल लीजिए ना, आप इफिशिएंसी है, ट्रेनिंग है, ये सब सारी चीजें। आपका ये सॉफ्टवेयर
अदर देन प्लास्टिक इंडस्ट्री भी एप्लीकेबल है? ये देखिए, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए, देयर इज नथिंग लाइक प्लास्टिक्स के लिए। हाँ, हम प्लास्टिक्स में हैं, हम प्लास्टिक्स के लोगों से बात कर रहे हैं। ये राइट, सॉफ्टवेयर जो बनाया, ये एनी इंडस्ट्री के, मैं बता रहा हूँ, आप स्मार्ट फार्मिंग के लिए लगा सकते हैं, आप कोई डाइकास्टिंग इंडस्ट्री के लिए लगाइए, मेटल इंडस्ट्री के लिए लगाइए, मशीनिंग इंडस्ट्री के लिए लगाइए, कोई असेंबली लाइन पे लगाइए। अभी हमारे यहाँ असेंबली लाइन है जिसमें हम लोग कुछ गैस मीटर्स के पार्ट्स बनाते हैं, तो वो जो असेंबली करते हैं तो हर एक स्टेशन पे ऐसे 20 लेडीज बैठी है, तो हर एक स्टेशन पे ईच लेडीज ने कितना असेंबली किया है, तो वहाँ सेंसर लगे, तो उसका काउंटिंग ऑफ असेंबली आ जाता है लाइव, शी कैन सी कि मैं क्या स्पीड से असेंबली कर रही हूँ। वो सब जाने के बाद कैमरे के सामने जाता है, कैमरा उसको कैमरे से इंस्पेक्ट करता है, उसको पूरा मैपिंग करके रखा है ताकि भाई यहाँ रेड व्हील चाहिए, यहाँ ब्लैक चाहिए, ग्रीन चाहिए, ये अगर कोई मिसप्लेस है या ये नंबर्स इधर उधर है या कोई पार्ट मिसिंग है असेंबली में से, तो आप उसको बारकोड प्रिंट ना करें, लेजर मार्किंग से बारकोड प्रिंट ना करें, तो वो पोकायो के है। तो ये सब कुछ अटैच इसके साथ में, इवन रोबोट्स अटैच सिस्टम से है, राइट, सब कुछ कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उस लेवल पे डिटेलिंग दे सकते हैं कि एक कैबिन के अंदर से आदमी कितने बार अंदर बाहर जा सकता है, उस लेवल पे आपको प्रायोरिटी बेस डिफाइन करना है कि आपको क्या कितना चाहिए? खर्चा करना है और आपके प्रोडक्ट पे इसका कितना लोड आएगा, उस हिसाब से आपको कितना करना चाहिए। मुझे, मेरा सजेशन है कि इनिशियल जो भी नए इंटरप्रेनर्स है जिनको इसमें अपग्रेड करना है, वो बेसिक चीज़ों को तो एटलीस्ट कवर कर ले, फिर धीरे राइट, धीरे करके वो जैसे ही उनका बजट परमिट करे वो स्कोप को बढ़ा सकते हैं। ओके। नाउ अभी लास्ट ईयर Plastro exhibition was conducted in Pune and you are the chairman for Plastro 2025. So what was your experience? आपका as a chairman आपका experience क्या था as a, और आपको SME के related क्या pain points समझ में आए? देखिए, मैं अभी एपीपी के साथ ये एसोसिएशन फॉर द प्रमोशन ऑफ प्लास्टिक, ये जो संगठन है 40 साल पुरानी संगठन है, जो मिस्टर कुंभोजकर आपके अंकल है, आपके फादर है, ये बहुत सारे लोगों ने इस एसोसिएशन को चालू किया था एक अच्छे उद्देश्य से कि लोगों को इसका अच्छा बेनिफिट हो, लोग एक जगह आए और टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो और अपने इश्यूज़ को डिस्कस करें और अपने मेंटल हेल्थ को भी बरकरार रखे, जो डे टू डे वो फेस करते हैं। बोलते हैं कि डिस्कशन से बहुत सारी चीज़ें, आइडियाज़ और ये सब सारा, मतलब स्ट्रेस लेवल हल हो सकता है, क्योंकि एक इंडस्ट्री चलाने वाले आदमी को सब एज अ पैसे वाला या सक्सेसफुल इस तरीके से देखते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ फैक्ट। मैं ये बिल्कुल सही ढंग से बताना चाहता हूँ कि मैं एक फार्मिंग बैकग्राउंड से आया हूँ, मुझे तभी ऐसा लगता था कि एक बिजनेसमैन बनना बोले तो बहुत अच्छा काम है, बहुत पैसा है और बहुत आराम है, ऐसा सब लगता था। ऐसा कुछ है नहीं। सब जगह एवरी स्टेज पे सबको अपने-अपने लेवल के चैलेंजेस, स्टेजेस पे सबको फेस करने हैं। चाहे फार्मर हो, एक छोटा दुकानदार हो या बड़ा इंडस्ट्रियल, जितना बड़ा बिज़नेस उतने ज़्यादा प्रॉब्लम। और बिज़नेस जो है ना कि वो जब तक आपकी क्षमता को टेस्ट नहीं करता, वो आपको आगे नहीं जाने देता। आप अगर आज ₹10 का सेल कर रहे हैं, तो आपकी क्षमता उतनी ही है। और आपको ₹100 का सेल करना है, तो आपकी क्षमता जब तक, आपकी कैपेबिलिटीज़ जब तक बढ़ती नहीं है, आप ₹100 कर नहीं सकते। राइट, और जो भी ऐसा करता है या करने की कोशिश करता है, वो बैडली फेल होता है। ऐसे कितने बहुत सारे उदाहरण आज इंडस्ट्री में हैं, जो लंबी छलांग मारने की कोशिश करते हैं, वो गिर जाते हैं। तो बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। आपका बेस जितना मजबूत रहेगा, आप एक ग्रेजुअल फ्लो में ग्रो कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी के साथ में। तो कमिंग बैक टू आवर प्लास्टो चेयरमैन पॉइंट, सो मैं आई वाज़ एसोसिएटेड फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स टू एपीपी। तो उसमें काफ़ी सारा काम भी किया है। बहुत राइट, सारे लोगों के लीडरशिप में मैंने, जो मेरा स्किल सेट्स है और मैं जो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इंडस्ट्री के लिए, जैसे हमारे एग्जीबिशंस हुआ करते थे तो मशीनरी बुकिंग है, तो मेरा बैकग्राउंड प्लास्टिक मशीनरी और ये सब लोगों से कॉन्टैक्ट्स और परिचय, तो उस बहाने मैं एसोसिएटेड था और वो सब काम करता था। तो पिछले 2 साल पहले एसोसिएशन ने के लोगों ने मुझ पे ये ज़िम्मेदारी थोड़ी सौंपी थी कि भई आप इस साल का चेयरमैनशिप आप करिए, 2025 का जो 8th प्लास्टो था कि इसका चेयरमैनशिप लीडरशिप आपके अंडर होना चाहिए। तो उसको मैंने स्वीकार करके, ऑफ कोर्स वो टीम पूरा साथ में था, विदाउट टीम तो पॉसिबल नहीं है, तो पूरा टीम और वो सब सपोर्ट के वजह से ही मैंने उस ज़िम्मेदारी को लिया था और उसको बेखूबी हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको निभाया है। क्योंकि हमारे जितने भी प्लास्टो हुए हैं, क्योंकि बहुत सारा गैप था, 6 हाँ, साल का गैप हुआ है और प्लास्टो हुआ नहीं था, और ये 8th प्लास्टो हुआ राइट, तो बहुत गैप के बाद हुआ।
और गैप जितनी बड़ी थी उतनी छलांग हमने लंबी लगाई। हाँ, यू तो मेड अ हमारे ग्रैंड सक्सेस। हमारे 20,000 स्क्वायर फुट के एरिया में एक्सपो होता था, तो हमने इस बार 1,30,000 स्क्वायर फुट में, और पूरा ओवर पैक था, हम बुकिंग नहीं कर पाए, इतना ग्रैंड था। और वो लोग हमारे प्लास्टो 2025 में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जो कभी होप नहीं कर सकते थे कि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे यहाँ आए पूरे इंटरनेशनल, और इतना ग्रैंड वो प्लास्टो हुआ। और उसका सबका श्रेय जो था पूरा हमारे कंप्लीट टीम को था, जिसमें बहुत सारे और लोग थे, एपीपी के पूरी टीम थी, और वो सबका सक्सेस था। मैं एज अ लीडर करके मेरे पास उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, लेकिन योगदान सबका था उसमें, वो सबका सक्सेस है। तो उसके बाद अभी 2027 का जो एक्सपो है प्लास्टो, तो उसमें उसका भी चेयरमैनशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बार मेरे पास है। तो वो उससे भी बड़ा हमने प्लान किया है, एक 3 लाख स्क्वायर फुट तक हम स्केल कर रहे हैं उसको। तो एक काफ़ी बड़ा एक्सपो होने वाला है 2027 में। सो आपका विजन भी और बड़ा किया। यस, तो चैलेंजेस ये थे कि एमएसएमई के लिए कि एक प्लेटफॉर्म पे मिलना, सब लोग दिल्ली या जापान या जर्मनी नहीं जा पाते हैं, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो पुणे नियर एन इंडस्ट्री के लिए कि भाई नज़दीक में पॉसिबल हो। नासिक से लोग आते हैं, जलगांव से, Right. औरंगाबाद से, नागपुर से, सब जगह से लोग आते हैं, कोल्हापुर, सातारा। तो पुणे ऐसा शहर है कि जहाँ पे सबको कनेक्टिविटी है और एक इंडस्ट्रियल हब है। तो उस बहाने यहाँ पे वो शो करना और लोगों को उस टेक्नोलॉजी के प्रति अवेयर करवाना, वही एक हमारा ये था। और हमने उस प्लास्टो में जो जिन लोगों को भी स्टॉल दिए थे, बहुत थॉटफुली दिए थे हमने। राइट। तो वहाँ पे इस तरीके की इंडस्ट्री को दिया था जो ज़रूरी है सब लोगों के लिए। छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स है, खाली मशीन्स ही कंप्लीट नहीं करता मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसके लगने वाली सभी सारी चीज़ों को हमने वहाँ पे प्रमोट किया था और चांस दिया था। In the pain points of SMEs, currently in all SMEs, manual processes are there. Then limited awareness or reachability towards the automation resources. तो इन चीज़ों के साथ या फिर एसएमई को ऐसा लगता है कि यार ये बहुत खर्चे वाला काम है। अभी आपने जैसे बोला कि 50 के लिए 10 मशीन्स के लिए नीचे, बट 10 मशीन के नीचे वाले आदमी के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या गाइड हो सकते हैं कि वो आज से शुरुआत करेगा तो 5-6 साल बाद ऑटोमेशन के लिए अडॉप्ट कर पाएगा। देखिए, कर सकते हैं अभी। ये इवोल्यूशन की बात है, ये इंडस्ट्रियल स्टेप बाय स्टेप कैसे करें? ये इवोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप ही होता है, स्लोली होता है। ये 4th रिवॉल्यूशन है, तो ये टाइम लेगा। ये 10 साल का एक एरा है जहाँ से लोगों से बज़वर्ड चालू किया और बात करते करते यहाँ तक आए। तो छोटे छोटे इंडस्ट्री के लिए भी सोल्यूशन है। ऐसा कुछ नहीं कि आप ऑटोमेशन एक एक बार में करना है, आपको एक बार में इतना इन्वेस्टमेंट लगता है, ऐसा भी नहीं है। आपको आज आपकी रिक्वायरमेंट को पेपर पे लिखना, स्टडी करना। चलिए, एक कोई ऑटोमेशन प्रोवाइडर आ गया, उसने सपोज फ्री ऑफ कॉस्ट भी किसी को लगा के देने के लिए तैयार, तो आपको ये तो पता चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। राइट। आपके आरएफक्यूज तो क्लियर चाहिए। वो आरएफक्यू डिफाइन करना और हमें क्या चाहिए, हमारे वांट्स क्या है और क्यों चाहिए, इस सवालों के जवाब ढूंढने में भी काफी सारा वक्त जाता है। सो फर्स्ट एज अ फर्स्ट स्टेप वी कैन से कि जो प्रॉब्लम आ रहा है वो पहले लिखिए आपको क्या सॉल्व करना है इससे, नहीं तो ऑटोमेशन लग जाएगा। हाँ, फिर आप कुछ उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। जरूरत जब तक पक्की नहीं है तब तक Right. यूज अच्छा नहीं होगा। मॉड्यूल बहुत हाँ, हो सकते हैं, लेकिन जरूरत क्लियर चाहिए कि मैं इस जरूरत, ये मुझे अभी मेरे क्या लिए चाहिए? पिन पॉइंट्स है। राइट। देखो, पिन पॉइंट्स अभी एसएमई के लिए बहुत सारे हैं। उनको उनके यहाँ पे ये सब डेटा एक कंसोल पे चाहिए। आप डिसीजन कब लोगे? जब आपके सामने पूरा डेटा हो कि एग्जैक्टली। भाई मेरी ये 10 पैरामीटर्स है, ये 10 पैरामीटर की हेल्थ को मैं चेक करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं ये महीने में कहाँ पे हूँ, ये नेक्स्ट मंथ में मैं कहाँ पे हूँ, अगले महीने में कहाँ पे हूँ, लास्ट ईयर में कहाँ था, इस साल का मेरा क्या टारगेट है। तो आपके सामने डेटा होगा तो ही तो आप उस सब सारी चीज़ों को कर पाओगे। तो डेटा को एक जगह लाना, डेटा एग्रीगेशन हम बोलते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑटोमेशन इंडस्ट्री 4.0। डेटा को एक जगह सर्वर पे लाइए, फिर उससे क्या एनालिटिक्स करना है, उससे क्या ग्लिम्स निकालने हैं, उससे क्या पैरेटो बनाने हैं, ये सब बात की स्टेज है। इसका हर एक लेवल है। सबसे पहला लेवल है डेटा एग्रीगेशन। डेटा एग्रीगेशन। देन वो सब अलग अलग लेवल, एमआईएस लेवल है, ये सब लेवल्स है। फिर एआई वगैरह एट लास्ट में। तो ये स्टेज वाइज आप प्लान करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट छोटे छोटे ऑटोमेशन तो कर ही सकते हैं। आज देखिए, आज कॉम्प्रेसर हमारा यहाँ एक चालू रहता है,
उसका मॉनिटरिंग नहीं होता है, कहीं तो हवा लीक होती रहती है, दिन रात वो हवा लीक होती है, दिन रात वो पावर खाता है, दिन रात आपके जेब से पैसे निकल रहे हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। राइट। लेकिन वही अगर डेटा है कहीं पकड़ में आ जाए कि आज क्यों ज़्यादा कंप्रेसर ऑन है, मेरी मशीन तो उतनी चल रही, बराबर। तो आप इमीडिएटली कैच कर सकते हैं लीकेजेस पॉइंट। आप दुनिया भर के बहुत सारे एग्जीबिशंस जा के आ चुके, तो एसएमई या फिर लोगों को एग्जीबिशन में जाना इतना ज़रूरी है? लोगों को हमेशा जाना ही चाहिए, एग्जीबिशंस विजिट करने चाहिए? व्हाट इज द गेन? आपको क्या उसके वजह से इनपुट मिला? व्हाट द बेनिफिट्स? आपने अभी दुनिया के बहुत सारे एग्जीबिशंस विजिट किए, तो आपका पर्सनल बेनिफिट क्या हुआ उसमें? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि पुणे में बहुत सारा बारिश गिरता है, हाँ, 700 मिलीमीटर बारिश गिरता है, बट उसको हम कितना स्टोर कर पाते हैं ये इम्पोर्टेंट है, बारिश कितना गिरा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आज हम यूट्यूब पे या कोई और माध्यम पे बहुत सारा हम लोग मीम्स देखते हैं, बहुत सारा वीडियोस देखते हैं, बहुत सारा नॉलेज, इतना हाई लेवल का नॉलेज है, लेकिन हम उसका यूज़ कितना कर पाते हैं? हम दुनिया के सारे एग्जीबिशन सिर्फ देखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, अगर उसमें हम काम नहीं करते तो उसका कोई यूज़ नहीं, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। या कोई एक्सपो में हम लोग स्टॉल लगाते हैं, आज एक छोटा स्टॉल भी लगाना है तो 4-5 लाख रुपए खर्चा हो जाते हैं स्टॉल लगाने में। एक छोटा अगर इंडस्ट्री एसएमई है तो उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, हो सकता है उसका साल के मार्जिन में से वो बहुत सारा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता हो। तो ऐसे सिचुएशन में मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं आपको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है कि आप कितना देखो और कितना इम्प्लीमेंट करो। तो आप देख रहे हैं तो आप इम्प्लीमेंटेशन भी आपका होना चाहिए, अदरवाइज एग्जीबिशन विजिट करके विजन बढ़ता है। ऑफ कोर्स विजन बढ़ता है आपका। एनवायरनमेंट, ये ही एनवायरनमेंट ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप सब चीज़ें देखते हो, आपको देखना ही चाहिए। बट अगेन, आप कितना देखो उसका भी एक लिमिट है। अगर आप उस पर कुछ अगर काम नहीं कर रहे, आप उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, कुछ इनोवेशन नहीं कर रहे, कुछ सुधार नहीं आ रहे, आपका कल से आज अच्छा होना चाहिए ना। राइट। तो वो अगर नहीं हो रहा है, आप वही के वही हो, खाली एग्जीबिशन घूम के अगर देख के अगर पैसा खर्चा कर रहे हो, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं समझने की बात है। अगर अभी अक्टूबर है, केट या फेयर चालू होने वाला जर्मनी में, अभी ऐसे बोलते हैं कि प्लास्टिक का काशी है। यस। सो वहाँ पे अगर कोई जाएगा तो के एग्जीबिशन, मतलब एनी ओवरसीज और एनी एग्जीबिशन, इवन प्लास्ट इंडिया इज लाइंड अप नेक्स्ट ईयर। यस। तो इन एग्जीबिशन में जाके अगर हम लोग जाएंगे तो उसमें से आउटपुट कैसे निकालें? क्या या अपने ही रिलेटेड देखना चाहिए, कैसे एग्जीबिशन देखें? क्योंकि क्या होता है, ये प्लास्ट इंडिया रहेगा या फिर के रहेगा, ये इतने बड़े एग्जीबिशंस है और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ पे दिखने को मिलती है कि वो देखने में ज़्यादा टाइम निकल जाता है और ऐसे लगता है कि यार हम लोगों ने अपना काम देखा ही नहीं, बाकी देख के है। देखिए, हर चीज़ ड्राइव करती है आपका ड्रीम। हर इंसान के लिए उसका एक ड्रीम होता है, राइट। और वो ड्रीम किसी ना किसी चीज़ से बनता है। आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही कुछ ड्रीम नहीं बनता है, आप कुछ देखते हो तब आपका कुछ ड्रीम बनता है। आपने ऐसी अच्छी गाड़ी रास्ते पे देखी है तो आपके ख्वाब में वो गाड़ी आएगी। राइट। तो मतलब आप देखे बगैर तो कुछ नहीं होगा। आप यूरोप में जाते हो तो ऑफकोर्स वहाँ खाली एग्जीबिशन नहीं देखते हो, आप जाते हो उतरने से लेके तो एग्जीबिशन तक पहुँचने तक, होटल और वो सब एनवायरनमेंट सबको फील करते हो आप। राइट। तो खाली एग्जीबिशन में प्लास्टिक्स और उसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का क्लीनलीनेस, वहाँ का वो सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ये सब सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली है। तो वहाँ जाने के बाद ऑब्वियसली आपकी आंखें खुल जाती है, बिल्कुल जाना चाहिए। बट अगर आप उसके आने के बाद भी अगर आप सुधार नहीं कर पाते आपके वर्किंग कल्चर में तो समस्या है, बिकॉज ये सब बाहर के एग्जीबिशन करना कॉस्टली अफेयर्स है। अभी इंडिया में भी उस लेवल के एग्जीबिशन होते हैं, फॉर्चुनेटली कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ प्लास्ट इंडिया, प्लास्ट विजन, इवन हमारा प्लास्टो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी लोग एग्जीबिटर पार्टिसिपेट करते हैं उस लेवल के नहीं, वही इंटरनेशनल। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबली ऑल द टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल। जो यूरोप के के शो में है, जापान के एग्जीबिशन में है, फाकुमा में है, वो सब एग्जीबिशंस टेक्नोलॉजी आज हमारे यहाँ पुणे में, मुंबई में और दिल्ली में
सब कुछ सब अवेलेबल कुछ है। अवेलेबल जरूरी आज नहीं है कि आप जाके वहां देख के आओ। Right. ऑफ कोर्स जाने का पर्पज आपका अलग हो सकता है, आप बहुत सारी चीजें देखते हो, बेनिफिशियल है, इफ इट परमिट्स यू मस्ट सी इट। अगर आपकी कैपेसिटी है जाने की, देखने की, तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए, देखना चाहिए। राइट। क्योंकि देखने से आपका विजन बढ़ता है और उसके हिसाब से आपकी एक्शंस बदलते हैं। ओके, कोई ऐसा एग्जीबिशन कि जो देखने के बाद आपको लगा नहीं यार ये मुझे ऐसे अचीव करना है? मेरा मशीन्स में तो इंडिया में अभी मैं फॉर्चुनेटली आई वाज सेलिंग द लेटेस्ट आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी मशीन्स Right. इन इंडिया। मेरे पास वो सब All मशीनें electric. मेरे यहाँ, तोशिबा जापान की, सुमिटोमो जापान, JSW जापान, सब मशीनें मेरे फैक्ट्री में लगी हुई है। तो इंडिया में भी बहुत सारे लोगों के पास आज वो टेक्नोलॉजी मशीन आई है। ऐसा कुछ वहाँ है वो नहीं है, नया ऐसा था। बिल्कुल नहीं है। एक ही है कि अभी एडिंग स्मार्टनेस टू फैक्ट्रीज, टू मेकिंग फैक्ट्री स्मार्टर एंड टेकिंग इट एट अ फर्दर लेवल, वही एक एक्स्ट्रा चीज सो है। एज पर मशीन टेक्नोलॉजीज नथिंग इज इंडिया में सब अवेलेबल है। एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो यूरोप एंड इज वी आर एट पार। हाँ, जो अवेलेबल नहीं है वो है कल्चर, हाँ। वर्किंग कल्चर, जिसमें हमें बहुत इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, जो वहाँ देखने के लिए मिलता है। क्योंकि हम एक्सपो जाते हैं, वहाँ पे केशो जाते हैं, तो वहाँ के बहुत सारे फैक्ट्रीज को विजिट करते हैं। राइट। तो वहाँ जाने के बाद हमको वहाँ वर्किंग कल्चर, क्योंकि वर्किंग कल्चर, देखिए आप टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, आपके पास पैसा है, मशीनें ला सकते हैं, आप बिजनेस भी ला सकते हैं, लेकिन उसको प्रोडक्टिव बनाना, उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, उसके लिए कल्चर चाहिए। राइट। और वो कल्चर जो है वो एक दिन में खरीदा नहीं जा सकता। उसको आप डेली काम करना है, वो डिसिप्लिनरी होना चाहिए, कंसिस्टेंटली होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। आपके जितने भी आज ग्लोबल पिन पॉइंट्स है, आज जितना ग्लोबल एजेंडा है ESG का, जिसमें एनवायरनमेंट है, सोशल है, गवर्नेंस है, इन सब सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये सब प्रोडक्टिव होना चाहिए। ये करने के लिए आपको कल्चर बिल्डिंग का सबसे बड़ा चैलेंज आज इंडिया में, जो मैच नहीं करता यूरोप के साथ या जापान के साथ, जो डेवलप्ड कंट्री है। मशीन तो ले ली हमने, ऑर्डर्स भी हमें मिलने लगे एक्सपोर्ट के, लेकिन कल्चर बनाने पे फोकस जो होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज। क्योंकि आज शॉप फ्लोर में गए बराबर आपको डिफरेंस पता चलेगा। मशीन आप एक दिन लाए, अच्छा लाए, सब कुछ लाया, ऑर्डर है, अच्छा 5 स्टार प्लांट है, लेकिन लोगों का कल्चर बदलने के लिए वक्त जाएगा। क्योंकि कल्चर जो है, डेवलपमेंट डिमांड्स टाइम, और वो आपके DNA में जाने के लिए आपको डिकेड्स डालने पड़ते हैं। क्योंकि वो जब तक DNA में जाएगा नहीं तो वो सब कहाँ से आएगा। कहाँ से आएगा? बिगर डिसिप्लिन, बिगर फोकस, बिगर ड्रीम, बिगर एम, विदाउट विजन, ये सब सारी चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। अचीव नहीं कर सकते। मशीनरी वगैरह सब कुछ। सबसे बड़ा पेन पॉइंट आज SME का है वो है कल्चर बिल्डिंग। कल्चर बिल्डिंग। ओके, सो कल्चर बिल्डिंग के ऊपर काम करने के लिए बिल्कुल you करना need चाहिए। a proper यस, way. सेफ्टी के ऊपर फोकस होना चाहिए। वर्किंग एनवायरनमेंट में आज अगर एक एक्सीडेंट एक इंडस्ट्री में होता है तो कितना बड़ा थ्रेट है, वो कंपनी बंद हो सकती है। राइट। तो ये सब हो नहीं, इसके लिए पोकायोकेज चाहिए, काइजन्स आपको करने हैं, इम्प्रूवमेंट्स कंटिन्यूसली करने हैं, मॉनिटरिंग इसके अच्छे चाहिए, राइट। हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग, ये सब सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इंडस्ट्री पहले जैसी नहीं है, पार्ट निकाला और पार्ट दे दिया, राइट। ऐसा नहीं है। आज कार्बन फुटप्रिंट जो है आपका सबसे बड़ा समस्या है। यू शुड नॉट बी कार्बन पॉजिटिव, आपको Right. कार्बन न्यूट्रल, कार्बन निगेटिव की तरफ जाना है, तो कैसे जाओगे आप? हर का मॉनिटरिंग चाहिए। आज मेरा फैक्ट्री में मेरा इलेक्ट्रिसिटी अगर कट हो गया है, तो मैं अगर जनरेटर सेट पे फैक्ट्री चला रहा हूँ, तो मेरे पास मॉनिटरिंग चाहिए कि मेरा 1 घंटे में कितना डीजल जल रहा है और मैं कितना कार्बन इमिशन कर रहा हूँ। तो वो Right. मेरे प्लेटफॉर्म पे जब तक दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ कितना ग्राम्स मैंने आज रिलीज किया है, कि मुझे उसके लिए कितने ग्रीन पेड़ लगाने पड़ेंगे, कितना मुझे उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ये आज सब इंडस्ट्री के चैलेंज है। आज ये सब मैंडेटरी होगा, ग्लोबली ये सब समस्या है, तो ग्लोबली ये सब स्टैंडर्ड होगा। हम जो अभी प्रोडक्टिविटी और लॉसेस में फंसे पड़े, उसके आगे बहुत सारे बड़े बड़े एजेंडाज है। आज ग्लोबल एजेंडाज है। कल सर्टिफिकेट मांगेंगे आपको कि आप कार्बन का आप सर्टिफिकेट, आपको उसको क्रेडिट से, आज ही क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी चालू हुई है। राइट। राइट। तो ये सब बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं आज हमारे सामने, और ये टॉपिक्स हम विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट डेटा मैनेजमेंट, विदाउट स्मार्टनेस, ये सब अचीव करना बड़ा डिफिकल्ट काम है। राइट। बहुत, मतलब जितना जितना आप समझते हो उतनी उतनी समस्या है, लेकिन उसके हल भी है। आपको समझना है, देखना है। आप खाली एग्जीबिशन जाके ये सब सारी चीज़ें
यूरोप घूम के आ गए ऐसा नहीं है, आपको वाकई काम करना है और देर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। बिलीव मी, मैंने आज तक जो अनुभव लिया है, आप जब तक इम्प्रूव नहीं करते हो तब तक आप एक स्टेप आगे नहीं जाते हो। बिजनेस आपको टेस्ट करता है, एग्जैक्टली। आपको टेस्ट करता है, आपकी लायकी जब बढ़ी तब वो आपको एक टर्नओवर लेवल पे लेके जाता है, वहां रुका देता है 10 साल 5 साल, वही रहो। जब तक आप आगे इम्प्रोवाइज नहीं करते अपने आप को, अपने टीम को, आप अच्छे इम्प्रोवाइज है उससे कोई मैटर नहीं, आपका पूरा टीम, इम्प्रोवाइज पूरा टीम, जो भी मेरे आज कंपनी में 200-250 लोग काम करते हैं, वो पूरा टीम मेरा इनलाइन चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए। मेरे पास प्रोडक्ट बदलते हैं टाइम टू टाइम, नया कोई प्रोडक्ट आता है तो मेरी पूरी मानसिकता पूरे टीम की बदलनी चाहिए कि इस कस्टमर के लिए क्या मुझे मानसिकता से काम करना है, उस कस्टमर्स के लिए क्या है, मेडिकल प्रोडक्ट्स है, वो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स है, बहुत सारा सिस्टम, बहुत सारा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है आज सिस्टम की। ट्रेसेबिलिटी का इतना बड़ा मुद्दा है, कल जाके कोई प्रोडक्ट ऑटोमोटिव में गया और उससे किसी का एक्सीडेंट हुआ और कुछ फेल्योर आया तो उसका जो डेबिट आएगा उसके लिए डेटा सपोर्ट करने के लिए आपके पास डेटाबेस चाहिए। राइट। आज कोई मेडिकल के लिए कुछ पार्ट सप्लाई कर रहे हैं, उसमें कोई कॉन्टेमिनेशन हुआ, किसी से किसी बच्चे का टॉयज बना रहे हैं आप, टॉयज इंडस्ट्री में हाथ कट गया, सच ए बिग एंड हेवी क्लेम्स राइट। you can get as a gift. You have to be ready with the supportings and data. राइट। So it's not simple. That time has gone. You have to be very well aware and very well trained in all these areas. और वो आप नहीं चाहिए, आपकी पूरी टीम चाहिए। यस। अभी बिजनेस करना, खाली ऑर्डर लाना और 2 पैसे कमाना बिजनेस ऐसा रहा नहीं। बिजनेस डेफिनेशन हैज चेंज और टाइम टू टाइम सक्सेस और फेल्यूर्स की डेफिनेशन एक एंटरप्रेन्योर को फील होती है। वो कुछ मोमेंट में सक्सेसफुल फील करता है और कुछ मोमेंट में फेल्यूर, बिकॉज उस चैलेंज को देखता है और वहाँ कम पाता है अपने आप को, तो उसे फेल्यूर का फीलिंग आता है। तो हर रोज उस ट्रॉमा से एक बिजनेसमैन को जाना पड़ता है। राइट। मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत प्राइड फीलिंग है कि मैंने ये किया है। मैं हर दिन उस अपने आप से जूझता हूँ और मुझे वो फेल्योर का भी फीलिंग फेस करना पड़ता है। मुझे रोज वो फील आता है कि मैं कहीं ना कहीं फेल्योर हूँ। बट दैट इज योर इनपुट फॉर इम्प्रोवाइजेशन। यस, आपको इम्प्रोवाइज करना है। ये सबके साथ होता होगा, जो मुझे लगता है ये आज सब इंडस्ट्री के साथ, सबके साथ, छोटा हो या बड़ा हो, सब बिजनेसमैन को रोज फेल्योर का फीलिंग आता है और रोज सक्सेसफुल का फीलिंग आ सकता है। लेकिन परमानेंटली सक्सेस जिसके दिमाग में अगर वो सक्सेस गया और वो अपने आप को सक्सेसफुल फील करने लगा, जिस मोमेंट में वो सक्सेसफुल और स्टेबलाइज फील करने लगा, उस मोमेंट में वो इंस्टेबलाइज हो गए। राइट। ही इज अनस्टेबल। तो स्टेबल ऐसा कुछ नहीं है। आपको आज स्टेबल रहने के लिए आपको हर दिन काम करना है, आपको सतर्क रहना है, आपको रियल टाइम अटैच रहना है हर चीज़ से, और सेफ्टी इज ऑन प्रायोरिटी। आई एम अगेन टेलिंग, आवर होल बिजनेस, आवर होल वर्ल्ड इज ह्यूमन सेंट्रिक। हम अपने खुशियों के लिए बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं या कोई खेती करते हैं, जो भी करते हैं, एक ह्यूमन है जिसके लिए ये सब है। तो कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोमेशन या कोई भी चीज़, वो कोई किसी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती है और ऐसा कोई प्रयास भी ना हो। लेकिन यस, जो लॉसेस है, नॉन इफेक्टिव इनपुट्स है, उसको कम करने में और आप अपने आप को ऑप्टिमल बनाने में, आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी कंट्री को बनाने में जहाँ तक हेल्प करता है वहाँ तक बहुत अच्छा है और करना चाहिए। Ajay sir, we get much better and clear knowledge about the operations. आपने इतना अच्छा इनपुट दिया है कि किस तरह से एसएमई सेक्टर एक इनोवेशन के ऊपर काम करे, डेटा सेंट्रिक बने। Yes. जब तक डेटा आप नहीं रखोगे तब तक कुछ नहीं रहेगा। एज इवन डेटा इज द मेन थिंग। डेटा इज अ गोल्ड। डेटा इज अ गोल्ड। डेटा इज अ डेटा सेंट्रिक अप्रोच चाहिए। यस, एंड every culture has to be built in the company or as well as ये these are the main key points यस। आपके साथ बात करते हुए समझ में आए। So thank you very much sir. थैंक यू, Thank you very much थैंक यू for your आपके टाइम के लिए and thank you very much. थैंक यू विश्वेश, थैंक यू। Thank you.